हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जेई मेंस का देखें अगर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है 120 ग्राम और इसका कंप्लीट कंबशन होने पर CO2 कितना मिल रहा है 330 ग्राम एंड H2 मिल रहा है 270 ग्राम। ये सब हमको गिवन है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो अगर मैं एक का निकाल दूंगा, लेट से कार्बन का निकाल दिया, तो हाइड्रोजन का आ जाएगा 100 में से माइनस करने पर, क्योंकि टोटल परसेंटेज होता है 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम CO2 को देखें तो CO2 का मुझे पता है कि वेट इन ग्राम कितना है। वेट इन ग्राम जो आ रहा है 330 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो 11 3 ज़ा 33 और ये 0 और 11 4 ज़ा। ठीक है, तो ये आ गया मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, अब देखिए CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है। CO2 के एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी मोल्स आए हैं CO2 के, अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो ये कितना आया था 30/4। ठीक है, और इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए वेट ऑफ कार्बन एटम अगर मुझे निकालना है तो वेट ऑफ कार्बन एटम या सिंपल कार्बन की बात करें तो वेट ऑफ कार्बन क्या होगा, मोल्स ऑफ कार्बन मतलब 30/4 मोल्स इनटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। तो ये कितना आ जाएगा 90 ग्राम। ठीक है, तो मेरे पास में कार्बन का वेट आ चुका है, कितना आ गया 90 ग्राम। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी कार्बन था वो CO2 के फॉर्म में था और CO2 में कितना आ गया 90 ग्राम कार्बन। तो यहाँ से अगर मुझे पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है 120 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो गया, तो वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो 33 ज़ा 34 ज़ा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 75 परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया 75 और हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा 25 100 में से माइनस करने पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ये सभी स्पीशीज़ को। ठीक है, अब देखिए हमको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी लाइन दे रखी है। ठीक है, तो C22 नेगेटिव, C22 नेगेटिव के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, N22 नेगेटिव के कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स और O22 नेगेटिव के कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 3। ठीक है, फिर इसके बाद 13 के लिए क्या होता है 2.5, 15 के लिए भी 2.5, 12 के लिए 2, 16 के लिए 2, 11 के लिए 1.5 और 17 के लिए भी 1.5 और 18 के लिए 1 और 10 के लिए भी 1। ठीक है, अब हमारे पास में जो 14 है तो 14 के लिए क्या हो जाएगा 3, 15 के और 16 है तो इसके लिए हो जाएगा 2, 18 के लिए हो जाएगा 1। ठीक है, तो 14 के लिए क्या हो जाएगा 3, 16 के लिए क्या हो जाएगा 2 और 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है आपको, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम किसका हो जाएगा, देखिए तो मिनिमम होगा O2 2 नेगेटिव का और उसके बाद में कौन होगा N2 2 नेगेटिव होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा C2 2 नेगेटिव होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया बॉन्ड ऑर्डर इस क्वेश्चन के लिए। तो
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, और वेवलेंथ हमको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होगा, hc/λ, ठीक है। और यहाँ पर अगर 1 मोल की पता करना है तो 1 मोल के लिए क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर इनटू hc/λ, ठीक है। तो Na का वैल्यू आप रख देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू H का वैल्यू इंटू C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा आपको गिवन है 300 नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आंसर आ जाएगा, 400 किलो जूल्स पर मोल। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जितना भी टाइम लग रहा है 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में, वो इक्वल है x टाइम्स ऑफ t हाफ, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पर x का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए t हाफ को मैं 50% भी बोल सकता हूँ, तो x टाइम्स t 50%, क्योंकि हाफ लाइफ मतलब 50% जितने में कंप्लीट होता हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ t 90% अपॉन t 50% इज इक्वल टू x, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए y% रिएक्शन कंप्लीट होती है अपॉन टाइम जितना z% कंप्लीट होती है, ये होता है log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस y और log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस z, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो y का वैल्यू कितना है, 90, क्योंकि t 90% अपॉन t 50% हमने निकालना है, तो z का वैल्यू कितना है 50। तो अगर हम ये वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो देखिए ये आ जाएगा log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 90 होल अपॉन log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 50। तो 100 माइनस 90 होगा 10, तो 10 और इसको कैंसिल करोगे तो log 10 हो जाएगा, और ये 50 और ये 100 तो log 2 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो ये देखिए 1 अपॉन क्या हो गया, log 2, ठीक है। और आपको पता है log 2 का वैल्यू होता है 0.3, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 0.3। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ गया 10, तो 10 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 3.33। सो डियर स्टूडेंट्स, x का वैल्यू आ गया है 3.33। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर एल्यूमिनियम बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं जेईई मेंस 2022 के क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।